इस चराचर जगत में जो भी जीव है, इसमें मनुष्य भी है और बाकी के जितने जीव भी हैं, इन सब पे बृहस्पति का प्रभाव होता है। और बृहस्पति अगर अच्छा ना हो, बृहस्पति पे अगर कोई बुरा प्रभाव हो, जैसे इस वक्त बृहस्पति 2032 तक लगभग अतिचारी गति में रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी। आज ऐसे रूबरू आपके सामने मौजूद हैं, तो काफ़ी मुद्दों पर बातचीत करनी है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी मुद्दा है आम जनता के लिए, क्योंकि हिंद वॉइस आम जनता की आवाज़ है और आम जनता के लिए ही बात करता है। तो बात करते हैं देश के बजट पर। सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश हुआ, बड़ी उम्मीदें थी। सरकार तो वाहवाही हर बार ठोकती है क्योंकि बजट वही पेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता को क्या मिला और इसका आने वाले भविष्य में क्या असर जनता पर पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर हैं जाने माने, इनसे जानते हैं कि किस तरह से जनता इसे लेगी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि 3 से 5 लाख पर पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं, जो एक आम आदमी आज के वक्त में शायद कमा लेता है। मैं मानता हूँ कि मजदूर 500-700 रुपये, या कहीं जो राजमिस्त्री है वो 700-1000 रुपये ऐसे कमाता है। समाज के सबसे नीचे वर्ग कुछ जगह पर 17,500-18,000 रुपये फिक्स सैलरी है दिल्ली में, अगर देखा जाए तो ये सरकार की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपये, उस पर टैक्स लगेगा। सबके अकाउंट आज के वक्त में खुले हुए हैं, सब्जी वाला है, दुकान वाला, कोई भी है जो रोड पे पटरी पे सामान बेच रहा है, वो भी बैंक अकाउंट रखता है। तो इस टैक्स से उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके आने वाले जो भविष्य है उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। ऐसा है इकराम भाई, आपके साथ एक और प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि बृहस्पति जो है अतिचारी गति में चलने वाला है, जो कि 2032 तक इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छा। जीव जंतुओं पे, जीव जंतु सब कुछ बृहस्पति के अंदर में आते हैं। यानी इस चराचर जगत में जो भी जीव है, इसमें मनुष्य भी है और बाकी के जितने जीव भी हैं, इन सब पे बृहस्पति का प्रभाव होता है। और बृहस्पति अगर अच्छा ना हो, बृहस्पति पे अगर कोई बुरा प्रभाव हो, जैसे इस वक्त बृहस्पति 2032 तक लगभग अतिचारी गति में रहने वाले हैं। अतिचारी गति का मतलब होता है एबनॉर्मल स्पीड। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो एक स्पीड लिमिट होती है जो बांधी हुई होती है, उसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो पुलिस फाइन लगाती है, इस टाइप की चीज़ें। तो बृहस्पति की जो अतिचारी गति है 2032 तक मनुष्यों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये मैं सिर्फ भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में है। आप अगर इस वक्त पूरे विश्व की स्थिति को देखें, कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चीन और ताइवान के बीच में तनाव है, अमेरिका के साथ चीन के साथ तनाव है, रूस के साथ तनाव है। तो स्थिति काफ़ी मतलब ज्वालामुखी पे बैठी हुई स्थिति है, समझ लीजिए। कभी भी कुछ भी किसी भी तरफ कोई गति प्रकृति विश्व राजनीति की हो सकती है, और विश्व राजनीति की जो स्थिति है भारतवर्ष उससे अछूता रहने वाला है नहीं। जैसे बृहस्पति अतिचारी हुआ था 2020 में, तो कोरोना काल आया था, आप जानते हैं मनुष्यों की क्या हालत हुई थी, पूरे ग्लोब पर इफेक्ट पड़ा था इसका। 700 करोड़ लोग इसके चपेट में आ गए थे। तो वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। बृहस्पति की जो अतिचारी गति है 25-26 में फिर वैसी स्थिति बनेगी। तो जाहिर है जो टैक्सेस लगाए गए हैं, या मनुष्यों की जो मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं होती 2-2.5 लाख रुपए सालाना इनकम पे, अगर उस पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ एक्सेप्ट करना होगा आपको कि एस्ट्रोलॉजिकली जो बातें हम लोग बोलते हैं वो हमें सामने नजर आ रही है। क्योंकि जीवों पे ही, मनुष्यों पे ही तो बुरा असर पड़ेगा ना। 2.5 लाख में, अब सालाना 2.5 लाख की इनकम में, 3 लाख की इनकम में परिवार थोड़ी चलता है, कहाँ से चलता है। अब इस पे अगर टैक्स देना पड़ेगा आम इंसान को, तो बुरी स्थिति हो जाएगी, बुरी स्थिति ही होगी। आपने कहा कि दुनिया विश्व भर में आपस में जो है एक तरह से मतभेद है, कई सारे देश आपस में जंग भी लड़ रहे हैं, तो इसमें दोष सत्ता में बैठे लोगों का है? क्या वो जनता को परेशान करके रखना चाहते हैं ताकि सत्ता चलती रहे? कुछ हद तक ये बात भी तो है ही। मैं अक्सर देश काल पात्र की जब बात करता हूँ तो राजा को उसमें गिनता हूँ। राजा चाहे तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है, जिसके हाथ में कमांड है, भले वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हों या विश्व के दूसरे जो लोग भी हों।
लेकिन हकीकत यहाँ ये है, एक पॉलिटिकल बात यहाँ बोलनी पड़ेगी मुझे। कम्युनिज्म जब से कमज़ोर हुआ है और कैपिटलिज्म ने और अपनी शक्ति वृद्धि कर ली है, तो कैपिटलिज्म का मतलब आप समझते ही हैं, बिजनेसमैन तो सिर्फ बिजनेस समझता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, आम इंसान के साथ क्या हो रहा है। उसको मतलब है अपने प्रॉफिट से, और वो अपने प्रॉफिट की दृष्टि से सभी निर्णय करवा रहा है सत्ता में बैठे लोगों से। ये तो खुली बात है ना, बिल्कुल जग जाहिर बात। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हर जगह आ गई है फिलहाल। अमेरिका में यही चीज है, वहाँ सारे निर्णय ज्यादातर कॉर्पोरेट जगत को ध्यान में लेके दिए जाते हैं। कैपिटलिज्म का मूल जो उत्स है, बिंदु है, वो तो अमेरिका ही है। अभी भी जो बजट में चीजें कही जा रही हैं कि जैसे जिन चीजों की सस्ती, कि ये सोना सस्ता हो जाएगा, मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इनका आम जनता को क्या फायदा? वो तो ईएमआई से खरीद रहे हैं। जो बेचने वाली कंपनी है, मुझे लगता है कि फायदा उन लोगों का हुआ। इकराम भाई, आपको लगता है 2-2.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाला, 15 से 20 हजार या 10,000 रुपया महीना कमाने वाला सोना खरीदता होगा? वो तो सोना नहीं खरीद सकता, वो तो मोबाइल भी ईएमआई पे खरीदता है। आप और हम जैसे लोग ईएमआई पे जिंदा है। और हम तो अभी भी गरीबों को बहुत इज्जत बख्श रहे हैं ये बोलकर कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना कमाते हैं वो। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, आप ग्रास रूट पे अगर पता करेंगे तो कपड़ों की दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में 3,500, 4,000, 5,000 रुपये महीने पे भी अभी भी लोग नौकरी करते हैं। जी जी जी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, 5,000, 6,000 रुपये महीने में कैसे परिवार चलाते होंगे वो? तो उनके लिए सोना कम हो गया तो क्या फर्क पड़ गया उनको? वो तो सोने का सपना भी नहीं देखते होंगे, या सोने को सोते वक्त देखते होंगे। सही कह रहे हैं आप। और सामाजिक रीतियां या इसमें कुछ कुरीतियां भी आप समझ लीजिए कि फलाने के विवाह में सोना देना ही है, रिश्ते नातेदार है तो उसको देना ही है, बेटी का विवाह करना है तो सोना देना ही है। तो ईश्वर जानता है, ऊपर वाला जानता है कैसे मेंटेन करते हैं। तो सोने जैसी चीज या लग्जरी आइटमों की जो प्राइस ड्रॉप होता है, उससे आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं पहुंचता दिखता। शेयर बाजार पे भी 15% टैक्स था इनकम पे, उसको 20% कर दिया गया है। तो जाहिर है इसका शेयर बाजार पे भी कुछ बुरा असर तो पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उस युवा की जो फिलहाल जो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये मिनिमम फिलहाल उसको मिलते हैं, तो उसके ऊपर 10% की कहीं ना कहीं वो उसमें श्रेणी में आता है। तो ऐसे में जो मध्यम वर्ग का हम उसे मान सकते हैं, जो ईएमआई पे खाता है, ईएमआई पे जीता है, जिसकी ज़िंदगी ज़्यादातर इसी में। गरीब का तो है कि वो अमीर नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं, और मिडिल क्लास में नहीं, यानी उसे ज़्यादा वो अपना कम में भी गुजारा कर सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो फंसा हुआ है, उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी इन चीज़ों को लेकर जो बजट आया है फिलहाल? इकराम भाई, बजट तो एक तरफ है ही, बजट का तो बुरा असर बिलो लेवल या जो भी गरीबी रेखा से नीचे है इन पे बुरा पड़ना ही है। क्योंकि बजट का मतलब सिर्फ मोबाइल के दाम कम हो गए, सोने के दाम कम हो गए तो नहीं है। बाजारू और उपभोक्ता जो बाजार है और जो उपभोक्ता जिसको यूज करता है, जो इस्तेमाल होती है रोजमर्रा के जीवन में, उन पे भी असर पड़ेगा, उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। और इससे थोड़ा से अपर मिडिल तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है, मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो स्थिति बनी हुई है और उपभोक्तावाद के इस जमाने में आम लोगों को भी ना अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रचार, एडवर्टाइज, विज्ञापन के प्रभाव में आकर वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। जी, तो इसका दोस्तों कहीं ना कहीं फिलहाल की जो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से ग्लोबल दुनिया हो चुकी है, सब कनेक्टेड है, मोबाइल डिवाइस वो सब उस पर देखते हैं चीज़ें, तो उनको तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बड़ी एलईडी हमारे घर में नहीं है, इसको लेकर आए। हाँ। ये आईफोन हमारे पास नहीं है। हाँ। ये बड़ी बाइक हमारे पास नहीं है, उसके लिए वो ईएमआई करता है। फिर ईएमआई अगर नहीं जाती है, फिर वो टैक्स पे उसके ऊपर जो लगता है पेनल्टी देता है फिर वो। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया? आप तो कह तो रहे हैं कंट्रोल करें, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं? लोगों को थोड़ा सा और जागरूक होना होगा। लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना होगा, विशेष करके परिवारों में। आप फिर कहेंगे मैं महिला विरोधी बयान दे रहा हूँ। महिलाओं को न्यूज़ की जानकारी थोड़ी कम होती है। महिलाएं बहुत कम प्रतिशत ऐसा है महिलाओं का जो देश दुनिया की खबरें जानती है। वो जो भी विज्ञापन में देखती है वो घर के पुरुष पे दबाव डालती है उसे खरीदने के लिए। बड़ा एलईडी चाहिए, ओवन चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो भी चाहिए।
मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो ओवन की जरूरत एक आदमी को क्यों पड़ती है? कुछ तो दिखावे वाली बात ज़्यादा है। नहीं तो पहले तो चूल्हे पे और लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता था, फिर गैस आ गया, स्टोव आ गया, स्टोव के बाद गैस आया, तो हमें जो भी चीज़ गर्म करनी है वो जल्दी से हम गैस पे कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमें ओवन रखना है। जी जी। और ये जो आम इंसान है, ये EMI पे चीज़ें खरीदते खरीदते एक, क्या कहूँ मैं, उधारी या डेब्ट के चक्कर में फंस जाता है, पिस जाता है, डेब्ट के चक्कर में फंस जाता है। ऊपर से आपने किसी भी कंपनी से उधार लिया है, यानी आजकल तो कंपनियां हैं ना, फाइनेंस 50 फोन दिन में भी करती हैं, उस पे 50 फोन दिन पे करती हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। आपके मोबाइल में रोज 9 लाख 15 लाख रुपया का लोन आपका सैंक्शन हो गया, जी जी, मैसेज आता रहता है, फर्जी मैसेज बहुत ज्यादा तो ये सब क्या है एक्चुअली? इसको तो कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, और इसमें लोग फंसते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि बजट आया, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ 2 ही प्रदेश थे जिनको स्पेशल ऑफर दिया गया? और कोई प्रदेश नहीं है? या कहीं सत्ता को डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर इनको कुछ नहीं दिया तो भैया हमारी कुर्सी की टांगें टूट जाएंगी? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है और अंडरस्टूड है। जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं वो जान रहे थे कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ही जाएगा। ये गठबंधन की मजबूरी है। जैसे पहले गठबंधन की मजबूरी में, गठबंधन की सरकारों में रेल मंत्री ज़्यादातर गठबंधन के दूसरे शरीक हुआ करते थे जिनकी सीटें कम थी। बड़ी पार्टी जो थी वो मजबूरी में उनको रेल मंत्रालय दे देती थी। नीतीश कुमार भी उसी वजह से रेल मंत्री बने, ममता बनर्जी भी उसी वजह से रेल मंत्री बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने पे। तो ये तो गठबंधन की मजबूरियां हैं। अच्छा, रेल बजट भी इसमें शामिल था जिसका जिक्र नहीं है, जबकि ये अलग से आता था। रेल बजट को तो ये वित्त मंत्रालय में ही ले लिया है, और रेल के लिए कुछ भी अगर चाहिए होता है तो वो फिनेंस मिनिस्ट्री का मुंह देख रहा है। और आप व्यक्तिगत अच्छा, भीड़ कब कम होगी रेल से कि एक डब्बे में आप 100 के तकरीबन लोग बैठे हो, जगह होती है, लेकिन उसमें 400-500 होते हैं, तो ये तो आप टिकट बेचना बंद कर दें अगर जैसे कि आप वैसे करते हैं। मेट्रो में देख लीजिए, भीड़ बढ़ी हुई है, बसों में भी भीड़ बढ़ी हुई है। आप महंगाई तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे क्या मिल रहा है? लोग जागरूक नहीं है, जनता जागरूक नहीं। लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना होगा। लोग रील्स में फंसे हुए हैं, मीम्स में फंसे हुए हैं। 2 GB का 1.5 GB का एंटरटेनमेंट उन्हें कुछ सोचने नहीं दे रहा है। डाटा उन्हें दे दिया गया है कि ये डाटा लो और डाटा खाओ और डाटा में ही रहो। अच्छा, एक शख्स मुझे कह रहा था कि ट्रैफिक भी एक स्कैम होता है, लोगों को जानबूझकर रोड में इस तरह के बनाए नहीं जाते ताकि वो 2-4 घंटे फंसा रहे तो कुछ और सोच भी ना पाए, जल्दबाजी से। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं इसका। अच्छा, लेकिन मैं इस चीज को समझता हूँ कि लोग अगर जागरूक नहीं हो तो फिर राजा जो बैठा हुआ ऊपर या जो एसी रूम में बैठ के निर्णय लेते हैं जी, उन तक खबर भी तो नहीं पहुंचती ना कि तकलीफ क्या हो रही है लोगों को। ऐसा भी है। आप देखिए, ज्यादातर एलिट क्लास के लोग ही ऊपरी पदों पे होते हैं, और आप जानते हैं आपको कितने एलिट क्लास के लोग ट्रैफिक में फंसते दिखते हैं? बताइए, बहुत कम। बहुत। और थोड़ा अपर अल्ट्रा एलिट जो है उनके लिए तो ट्रैफिक खाली कर दिया जाता है। तो उनको क्या समझ में आ रहा है? या जितने भी लोग ये निर्णय ले रहे हैं, क्या वो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं? नहीं करते। राजधानी जो प्रीमियम ट्रेन थी भारतवर्ष की, वो 3rd AC तो बिल्कुल लोकल ट्रेन का डब्बा बन गया है। RAC एंट्री नहीं थी पहले राजधानी में। नाम के वास्ते अनाउंस अभी भी होता है कि उतर जाइए, लेकिन RAC वाले बैठे रहते हैं, राजधानी में भी बैठे रहते हैं। ये हालत है जी। नहीं, ये तो है। एक आखिरी सवाल, मोबाइल कहने सस्ते हो जाएंगे, गोल्ड हो जाएंगे, लेकिन फूड पे कुछ कम हुआ? आपको लगता है कि जिसकी जरूरत है आम आदमी को ज्यादा है उस पर टैक्सेस कम हुए? ट्रांसपोर्ट जिससे वो जा सकता है, क्या वो कम हुआ? टोल जो आम आदमी छोटी गाड़ी लेके चल रहा है उस पर तो अभी सरकार बदलते ही जैसे नहीं आए बढ़ा दिए गए। वही बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कही कि चीजों का मूल्य अगर बढ़ा है तो वो सिर्फ कुछ खास चीजों का थोड़ी है, उसका असर सामान्य उपभोक्ता पे पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा। और सभी चीज़ों का मूल्य जब बढ़ेगा तो जाहिर है, मेरा वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बृहस्पति की अतिचारी का, उसमें साधारण लोग पिसेंगे। तो इस बजट से सरकार को फायदा होगा या नुकसान होने वाला है?
सत्ता में ही बने रहेंगे ज़्यादा लंबे समय तक? गठबंधन की सरकार है जैसे कि आपने कहा। ये सरकार देखिए, बिल्कुल मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, 2026 तक स्टेबल डिस्टेबल टाइप की ही रहेगी, 2026 तक। क्योंकि 2026 तक जैसे अभी 13 राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें 10 सीटें विपक्षी पार्टी ले गई, भाजपा 2 और 1 सीट किसी निर्दल को मिली है शायद। तो 2026 तक बीजेपी की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। वो कोई भी उपचुनाव, कोई भी विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छा प्रदर्शन अगले 2 साल तक वो कर नहीं पाएगी। यूपी में भी 10 सीटों पर चुनाव है। यूपी में यूपी की सीटों का भी असर या रिजल्ट जो भी है लगभग ऐसा ही आने वाला है। यानी जैसे पहले था ना कि 10 सीटों पे लड़ी भाजपा तो 10 सीटें निकाल ले गई और बिल्कुल विन विन पोजीशन बन गई। अब वो स्थिति 2026 तक नहीं होने वाली। इसमें नफरत की राजनीति काम नहीं आएगी। नहीं आएगी। मैंने आप ही के साथ शायद एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि शनि देव जब कुंभ राशि में होते हैं तो उस वक्त धर्म की राजनीति नहीं चलती। तो शनि देव इस वक्त कुंभ की राशि में है, 25 तक है। याद है आपको ये बात मैंने कही थी? जी जी। और ये बात पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मैंने ही कही थी। ये भी समझ लीजिए। नहीं, आप तो सबसे पहले वो शख्स हैं जब किसान आंदोलन से पहले ही आपने बोलना शुरू किया था। जी। वो मैंने ये बात नवंबर 2023 की अक्टूबर 2023 में कही थी कि धर्म की राजनीति इस वक्त इस लोकसभा चुनाव में नहीं चलेगी। और नतीजा आपके सामने है, अयोध्या हार गए। जी जी जी। और अभी यूपी का नतीजा आपके सामने है, जो उन्होंने नाम लिखिए, फलानी दुकान पे दुकानदार का नाम लिखना होगा वगैरह, जो भी बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ आ गया। जी बिल्कुल। तो ये चीज नहीं चल रही है। आप देखिए लोकसभा का चुनाव राम मंदिर मुद्दे पे नहीं था। और ये बात मैं राम मंदिर का उद्घाटन होने के पहले बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझसे उस वक्त यही सवाल पूछा जाता था कि प्रधान सेवक की जुबान भी कैसी फिसली लोकसभा में। हाँ, वो उस वक्त मेरे से यही सवाल पूछा जाता था कि 2024 फरवरी में तो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर के भरोसे ही 2024 से या राम मंदिर का मसला ही या मुद्दा ही सबसे बड़ा हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। तो मैंने उस वक्त नवंबर 2023 में ही बोल दिया था कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी और राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में नहीं चलेगा। और आप देख लीजिए कौन से विषय थे। बेरोजगारी विषय था 2024 के लोकसभा चुनाव में, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठ गया। तो ये सारी चीजें उस वक्त सामने आ गई। आप गवाह हैं, उस वक्त नहीं था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात फिर दोबारा करेंगे सिद्धांत जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।